इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में बहुत ही शानदार टेस्ट क्रिकेट सीरीज देखने को मिल रही है। पहले टेस्ट मैच की बात करें साउथहैम्पटन में, तो वेस्ट इंडीज ने बाजी मारी। वहां पर जेसन होल्डर जो वेस्ट इंडीज टीम के कैप्टन है और अभी तक दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर थे। लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में चमके बेन स्टोक्स और उन्होंने जेसन होल्डर को पीछे छोड़ते हुए अब वो दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन चुके हैं। और हमारे साथ आज मजे की बात यह है कि हिंदुस्तान के कभी वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स में शुमार किए जाने वाले रितेंद्र सोढी हमारे साथ इस चैट में जुड़ रहे हैं। और आज क्योंकि ऑलराउंडर्स में चैट कर रहे हैं रितेंद्र, तो मुझे लग रहा है कि आपका होना इस बात की तरफ संकेत तो करता ही है कि इंडियन क्रिकेट टीम को इस समय ऑलराउंडर्स की कितनी दरकार है। क्योंकि बेन स्टोक्स वो खिलाड़ी है इन दिनों रितेंद्र, वनडे क्रिकेट में वो वर्ल्ड कप जिता देते हैं, टेस्ट मैचेस में वो एशियंस जिता देते हैं इंग्लैंड को। और अभी जिस तरह से इंग्लैंड को उन्होंने वापसी कराई इस टेस्ट मैच में, वो बहुत काबिल तारीफ है। चर्चा शुरू करने से पहले रितेंद्र, मैं जानना चाहता हूँ एक ऑलराउंडर के तौर पे मेंटली कितना तैयार होना पड़ता है आपको? एज अ बैट्समैन आपको जाके रन करना है, एज अ बॉलर आपको कंट्रीब्यूट करना है, एज अ फील्डर आपको जाके रन करना है। किस तरह से आप देखते हैं एक ऑलराउंडर की जो इम्पोर्टेंस होती है किसी भी टीम में? जी हाँ राजीव, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑलराउंडर का रोल। हम सब जानते हैं आपको बल्ले से बॉल के साथ अच्छा करना होता है, फिटनेस बहुत जी। जबरदस्त चाहिए और इतना डिमांडिंग होता है क्योंकि कप्तान आपसे हमेशा एक्सपेक्ट करता है आप बॉलिंग में अच्छा करें, बल्लेबाजी में अच्छा करें। और ऐसे ऑलराउंडर्स, कपिल देव का नाम सामने आता है अगर हम भारतीय टीम की बात करते हैं। और बेन स्टोक्स ये जो कर रहे हैं ना राजीव, मुझे लगता है अनबिलीवेबल है। ऐसी परफॉर्मेंस देना, ऐसी कमिटमेंट दिखाना, ऐसी शिद्दत दिखाना, अपनी बॉलिंग पे लॉन्ग ऑफ पे जा रहे हैं, डाइव करके चौका रोक रहे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं, टीम की जैसे डिमांड है एक एक कॉशियस 100 बनाते हैं, उसके बाद मैच विनिंग ताबड़तोड़ इनिंग खेलते हैं, 50 रन बनाते हैं। तो ये बेन स्टोक्स, आई थिंक एट दिस मोमेंट अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, ही इज बेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन आज रितेंद्र, मुझे लग रहा है कि आप ऑलराउंडर की भूमिका से थोड़ा निकले। आज आप एंकर बने और आप मेरा आज अगर एज अ गेस्ट मैं आपके साथ चैट करूं तो मैं चाहता हूँ ये थोड़ी एक नए तरीके का ऑलराउंडर मैं भी बन जाऊं आज इस चैट में। जी हाँ राजीव, बिल्कुल, क्योंकि आप खुद इतनी क्रिकेट खेले हैं, बॉलिंग करते रहे हैं, शानदार बॉलिंग आपने की है। इंजरी ने आपका साथ ज्यादा नहीं दिया, इसलिए आपका करियर ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आप क्रिकेटर की नब्ज को जानते हैं, पहचानते हैं। यू हैव बीन एविड रीडर ऑफ द क्रिकेट गेम। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, बेन स्टोक्स इतना अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसा ऑलराउंडर अगर हम भारत की बात करें राजीव, आपको क्या लगता है बेन स्टोक्स अगर भारत में हो तो वो कौन सा नाम होगा? देखिए, इंडियन टीम को कपिल देव के बाद तो बहुत शिद्दत से कमी महसूस हुई है रितेंद्र। जब आप आए थे तो हल्की सी एक उम्मीद जगी थी, लेकिन उसके बाद आपकी बैक इंजरी हुई और आपका करियर न सिर्फ सीमित हुआ बल्कि एक अच्छे ऑलराउंडर की जो उम्मीदें थी वो भी टूटी। अभी हाल में हार्दिक पांड्या जरूर थोड़ी उम्मीदें वो कर रहे हैं पैदा, बट अभी थोड़ा कहना बहुत जल्दबाजी है। मैं थोड़ा बेन स्टोक्स के बारे में रितेंद्र आपको बताना चाहूंगा कि कितने कमाल के वो खिलाड़ी हैं। 2008 में गैग कैलिस ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स एज ऑलराउंडर हासिल किए थे आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में। 517 पॉइंट्स थे उनके अप्रैल 2008 में। अब उनको अगर हम बात करें पीछे छोड़ते हुए इस समय अगर बेन स्टोक्स दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बने हैं तो उसके पीछे उनकी शानदार क्रिकेट रही है। अगर हम मैनचेस्टर टेस्ट मैच की बात करें रितेंद्र, मैं बड़ी क्लोजली वॉच कर रहा था बिकॉज ऑफ कोरोना इम्पैक्ट की किस तरह से अंपायर हैंडल करेंगे, किस तरह से टेस्ट मैच आगे जाएगा। और जिस तरह से कमबैक किया इंग्लैंड की टीम ने, पहले तो 1-0 से वो पीछे थे साउथहैम्पटन हारने के बाद। देन उसके बाद जिस तरह से पहले दिन डोमिनिक सिबली और बेन स्टोक्स ने टाइम निकाला और दूसरे दिन काउंटर अटैक किया। 176 रनों की पारी खेली रितेंद्र, उन्होंने 350 गेंदों के आसपास उन्होंने बैटिंग करी है। आप अंदाजा लगाइए कि किसने पेशेंस के साथ उन्होंने बैटिंग करी है। 356 गेंदें खेली है रितेंद्र, और उनकी पारी की वजह से 469 इंग्लैंड ने बनाया। फिर अब मजे की बात ये देखिए कि बैट्स के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं, स्लिप में फील्डिंग करते हैं। और जब बॉलिंग की बारी आई, जब वेस्ट इंडीज की टीम कमबैक कर रही थी, तो 2 बड़े इंपॉर्टेंट विकेट उन्होंने निकाले टेस्ट मैच के तीसरे दिन, और वहां से वेस्ट इंडीज को एक बड़ा सेटबैक लगा।
तो मुझे लग रहा है कि एक इमेज उनकी इन दिनों क्रिएट है वर्ल्ड क्रिकेट में कि बड़े मैच विनर के तौर पे निकल कर सामने आ रहे हैं। बहुत ही वैल्यूबल क्रिकेटर है इसमें वर्ल्ड क्रिकेट के, जो हमें एक समय में हम देखते थे, इमरान खान, यान मौसम की बात कर लें, या इंग्लिश ऑलराउंडर्स की बात करें, 2006 में एंड्रयू फ्लिंटॉफ नंबर 1 तक पहुंचे थे। तो वो क्वालिटीज उन्होंने दिखाई है, और कुछ ऐसी क्वालिटीज उन्होंने सेकेंड इनिंग्स में भी दिखाई है अंदर, जब इंग्लैंड टीम को बहुत ज्यादा जरूरत थी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा राजीव आपने, क्योंकि ऑलराउंडर हम सब जानते हैं ये रोल पे खरे उतरना आसान नहीं है, लेकिन बेन स्टोक्स ये सब कर रहे हैं। और अडेप्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो बहुत खास है उनमें, क्योंकि हर क्रिकेटर का एक यूएसपी होता है, उसी तरीके से खेलता है, लेकिन बेन स्टोक्स को अपनी गेम को बदलना आता है सिचुएशन के हिसाब से। एंड ही इज द मैन फॉर ऑल सीजन्स। आप ओडीआई की बात करें, आप शॉर्टर फॉर्मेट में जैसे वो खेलते हैं, मैच विनर हैं इंग्लैंड के, जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं, और जैसे टेस्ट क्रिकेट में ऐसे जिता रहे हैं। तो जी हाँ, मुझे यही लग रहा है कि इस समय अगर हम बात करते हैं रैंकिंग की कि बेन स्टोक्स के आसपास कोई ऑलराउंडर दुनिया का और है या नहीं, तो आसपास कोई भी नहीं है, मीलों आगे हैं बेन स्टोक्स। बिल्कुल। और रिजेंद्र, अगर हम खास तौर से मैनचेस्टर टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स को देखें, इंग्लैंड को तेजी से रन बनाने की जरूरत थी, और एक बार फिर उन्होंने जिम्मा संभाल लिया कि मैं पारी की शुरुआत करूंगा। जोस बटलर के साथ वो पारी की शुरुआत करने आए, और सिर्फ 57 या 56 गेंदों में उन्होंने 78 रन की पारी खेली। इंग्लैंड को जितने जरूरी रन चाहिए थे वेस्ट इंडीज को आउट करने के लिए, उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका नजर आया। और फिर एक बार जब वेस्ट इंडीज की टीम इस टेस्ट मैच को बचाने की स्थिति में आ रही थी, फिर उन्होंने विकेट्स निकाल दिए। इस टेस्ट मैच में वो मैन ऑफ द मैच तो बने, लेकिन साथ ही उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट को एक तरह से एक सिग्नल सा दिया कि अगर अच्छा ऑलराउंडर आपके पास है, तो वो किस तरह से मैच को टर्न कर सकता है। और उसका एक बड़ा एग्जांपल, ये सिर्फ बेन स्टोक्स की बात नहीं कर रहे। पहला टेस्ट मैच आप याद करें, जेसन होल्डर जो इंग्लैंड के वेस्ट इंडीज टीम के कैप्टन है, इंग्लैंड के खिलाफ पहली इनिंग्स में 6 विकेट निकालते हैं। देन वो आगे बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन बैट के साथ करते हैं, और ये दर्शाता है कि जिन जिन टीमों के पास ऑलराउंडर्स हैं अच्छे, वो किसी भी फॉर्मेट में आपको कभी भी कमबैक कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं। और बाकी की टीमें अगर आप देखें वर्ल्ड क्रिकेट में आज की डेट में, दो तीन, न्यूजीलैंड के पास जरूर ऑलराउंडर्स है, लेकिन यूटिलिटी क्रिकेटर्स हैं, उनको ऑलराउंडर नहीं कह सकते। स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर्स की बात करें तो मुझे लग रहा है जेसन होल्डर, बेन स्टोक्स, आज के डेट में तो मेरे जहन में यही दो नाम आते हैं जो टेस्ट क्रिकेट में कम से कम बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी हाँ रजी, बहुत पुरानी कहावत है, हाथों की चंद लकीरों का ये खेल है तकदीरों का। और जब बेन स्टोक्स की बात आती है ना, तो वो तो ये सोचते हैं कि मैं ना जानूं ये तकदीरों को, मैं तो आशिक हूं तदबीरों का। तदबीर माने मेहनत, और जो मेहनत बेन स्टोक्स दिखा रहे हैं कमाल की है। क्योंकि एक हम बात करें ना प्रेशर की, बेन स्टोक्स पे बिल्कुल नहीं है। उनको चीज से लड़ना आता है, सामने आते हैं, किसी भी तरह उन्हें अपना रोल को डिफाइन करना हो। कप्तान के लिए एसेट हैं। बहुत प्लेयर्स ऐसे होते हैं अपने रोल पे, उनको होता है 4 नंबर खेलो, 5 नंबर खेलो, 6 नंबर खेलो, एक डिफाइंड रोल होता है, उसके ऊपर नीचे वो होते ही नहीं है। लेकिन बेन स्टोक्स को आप कहीं भी लेके जाइए, कहीं भी खिलाइए, ही इज अ मैच विनर। रितन, आप ऑलराउंडर रहे, और जब आप इंडियन टीम में आए, जॉन रेड टीम के कोच हुआ करते थे, कभी आपसे ये कहा गया आप ऑलराउंडर हैं, आपको तीनों जो डिपार्टमेंट है क्रिकेट के, उसमें आपको कंट्रीब्यूट करना है, आपको कोशिश करनी है कि आप मैच जिताएं सिंगल हैंडेडली? क्या ये प्रेशर होता है एक ऑलराउंडर के ऊपर कि आपको कंट्रीब्यूट बॉलिंग से भी करना है, बैटिंग में भी करना है, और ये प्रेशर कभी कभी एक ऑलराउंडर के लिए नेगेटिव भी चला जाता है अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रांग नहीं है तो? राजीव, ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एज अ ऑलराउंडर आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है। जब 11 लिखी जाती है, मैं ओडीआई क्रिकेट खेला हूं, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बल्लेबाजी में निचले क्रम में जाएंगे, तेज बल्लेबाजी करेंगे, रन्स बनाएंगे, ताबड़तोड़ हिटिंग करेंगे, और बॉलिंग में आप 7-8 ओवर अच्छे डालेंगे, 2-3 विकेट निकालेंगे, या अच्छी इकोनॉमी से बॉलिंग करेंगे। तो आपका रोल है, फील्डिंग आपको अच्छी करनी ही है। तो आपको तीनों डिपार्टमेंट में एक्सेल होना होगा, तभी कप्तान यही सोचकर आपको 11 में आपका नाम लिखता है। तो एक्सपेक्टेशंस हमेशा होती हैं, और ऑलराउंडर आप तभी माने जाते हैं अगर आप तीनों डिपार्टमेंट में एक्सेल करते हैं। बिल्कुल। और रितेंद्र, हम उन तमाम बड़ी टीमों की बात करें, या हम थोड़ा पीछे जाएं, एंड्रयू फ्लिंटॉफ जब तक इंग्लैंड टीम के पास थे, जैक कैलिस जब साउथ अफ्रीका के पास थे, इन टीमों के प्रदर्शन में का जो ग्राफ है बहुत बहुत कंसिस्टेंट था।
और उनको टॉप 3-4 टीमों में हम हमेशा देखते रहे, क्योंकि इनके पास दो क्वालिटी ऑलराउंडर्स थे। हम जैक एलिस खासतौर से यहाँ पे बात करें, फिर और पीछे जाए तो फिर हम वो 4 ग्रेट्स जहन में नाम आते हैं, ज्ञान गौतम, कपिल पाजी, इमरान खान और रिचर्ड हैडली। आपको लगता है कि एक ऑलराउंडर की जो शिद्दत से तलाश है हिंदुस्तान को, और हार्दिक पांड्या के बारे में अभी से कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा इम्पैक्ट वो डाल सकते हैं अगर वो इंजरी फ्री रहे और दोबारा से मैच फिट हो जाते हैं। कितना बड़ा आप रोल देखते हैं उनका? और खासतौर से जो मैंने जिस एरा की बात की, जैक कैलिस और एंड्रू फ्लिंटॉफ के, इन्होंने आपको भी याद होगा जिस तरह से नंबर 3 पे जैक कैलिस बैटिंग करते थे, स्लिप में कैचेस, दिन चेंज बॉलिंग में आके विकेट निकालना, या एंड्रू फ्लिंटॉफ की बात करें, अपनी पेस और अपनी अटैकिंग बैटिंग से डोमिनेट करते थे। क्या ये सब चीजें बहुत शिद्दत से विराट कोहली इस कमी को महसूस करते हैं, इसीलिए बार बार हार्दिक पांड्या फेल होने के बाद भी विराट कोहली की पहली पसंद है, क्योंकि उनको पता है कि बैलेंस अगर सही करना है तो आपको नंबर 7 में एक ऐसा क्रिकेटर चाहिए, टेस्ट क्रिकेट में खासतौर से। भारत में अभी इतने नहीं है। अगर हम फ्रिंजेस पे देखें, बेंच स्ट्रेंथ पे देखें, तो कोई खास ऑलराउंडर नजर नहीं आ रहा है। नजर आते हैं तो हार्दिक पांड्या, लेकिन हार्दिक पांड्या को अभी बहुत कुछ प्रूव करना है। अच्छी शुरुआत उनके करियर को हुई है, लेकिन चोटिल रहे हैं, चोट से वापसी की है। किस तरह वो सीजन जब लंबा होगा, टेस्ट क्रिकेट में लंबे स्पेल डालने होंगे, 20-20 ओवर आपको डालने होंगे, कैसे उनकी बॉडी रिएक्ट करती है, वो सब अभी देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। और विराट जरूर उनके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अगर आपके पास फ्लिंटॉफ जैसा, बेन स्टोक्स जैसा, जैक कैलिस की तरह, कपिल देव की तरह आपके पास ऑलराउंडर है, तो चीजें आसान हो जाती है और आप मुश्किल परिस्थिति में भी जाके टेस्ट मैच जीत सकते हैं। तो जी हाँ, भारत की तलाश जारी है। और अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो हार्दिक पांड्या एक ऐसे प्लेयर हैं जहां पे बहुत उम्मीदें होंगी भारतीय सिलेक्टर्स को, विराट कोहली को। बिल्कुल, और खासतौर से बेन स्टोक्स जैसे क्रिकेटर्स आपको लगता है मोटिवेट करते होंगे हार्दिक पांड्या हो चाहे रविंद्र जडेजा हो कि आप इस तरह का परफॉर्मेंस करें? वर्ल्ड कप सिंगल हैंडेडली बेन स्टोक्स ने जिता दिया इंग्लैंड को। रितेंद्र, आपने भी देखा, हम सब कवर कर रहे थे। उससे ठीक पहले एशियंस उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से जिताया इंग्लैंड को, वो हीरो बन गए। अब वो टेस्ट मैच जिता देते हैं, सिंगल हैंडेडली 100 करते हैं, विकेट निकाल रहे हैं, वो सेकेंड इनिंग्स में आके ओपन करते हैं। ये सब चीजें क्या इंस्पायर करती हैं? आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं और एज अ ऑलराउंडर आपको लगता है कि मैं भी बेन स्टोक्स जैसा परफॉर्म करूं अपनी कंट्री के लिए? जी हाँ राजीव, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आप हमेशा जो अच्छा कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में उसको देखना चाहते हैं, कुछ वैसा करना चाहते हैं। बेन स्टोक्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हर्षमन मौला खिलाड़ी हैं, तो जरूर हार्दिक पांड्या उनकी परफॉर्मेंस को देख रहे होंगे, उनकी इम्पैक्ट को देख रहे होंगे, क्योंकि हार्दिक भी यही चाहेंगे उनका भी इम्पैक्ट भारत के लिए कुछ ऐसा ही हो जो बेन स्टोक्स का इंग्लैंड के लिए खेलते हुए है। तो ये तो अब समय बताएगा, लेकिन आप बहुत कुछ सीखते हैं। अच्छा प्लेयर जरूर आपका प्रतिद्वंदी है, लेकिन आप उससे जो अच्छी चीजें हैं उसकी किताब से सीख सकते हैं। उसका डिसिप्लिन, उसकी कमिटमेंट, उसका जुनून, उसकी मेहनत, तो बेन स्टोक्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। चलिए रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इनसाइट जानकारी देने के लिए। एज अ ऑलराउंडर आपने जो अपने व्यूज रखे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खासतौर से हिंदुस्तान की जो एक तलाश है बार बार टेस्ट क्रिकेट में, हमने साउथ अफ्रीका में देखा था, हार्दिक पांड्या ने एक बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली थी केप टाउन में, मैं था वहां पे, और उसके बाद उनके छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन एज अ बैट्समैन थे। बट ऑस्ट्रेलिया जब हिंदुस्तान की टीम जाएगी तो एज अ बॉलर, चेंज बॉलर हार्दिक पांड्या कैसा करते हैं, और शायद बहुत डिसाइसिव होगा हार्दिक पांड्या के करियर में जब वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। कोई एक बात तो तय है कि वो सारे मैचेस वहां खेलने वाले अगर वो फिट है, जिस तरह की पिचेस होती हैं, ऐसे में बेन स्टोक्स जैसे ना सही, बेन स्टोक्स के आसपास भी अगर प्रदर्शन करते हैं हार्दिक पांड्या, तो मुझे लग रहा है इंडियन टीम कोई बड़ा एडवांटेज मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। रितेंद्र, आखिरी सवाल मेरा, फिर कंक्लूड करते हैं। जी हाँ, आपने सही कहा। जो जो परफॉर्मेंस अभी बेन स्टोक्स दे रहे हैं, अगर उसके आसपास भी राजीव हार्दिक कर देते हैं तो भारत आराम से जीतने वाला है, क्योंकि इस समय बेन स्टोक्स की परफॉर्मेंस को मैच करना आसान नहीं है। ही हैज बीन अ ट्रेमेंडस मैच विनर, बट हार्दिक पांड्या से बहुत उम्मीदें हैं और मुझे पूरा भरोसा है ये शेर जरूर गरजेगा। चलिए रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो आपके व्यूज हैं एज ऑलराउंडर को शेयर करने के लिए। थैंक यू।